Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to third and last part of this lecture, and that is basically a brief introduction about the subject and the topic that is globalization. तो ड्राइवर्स में जो दूसरा ड्राइवर था जिसने ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंकरेज किया था, दैट वाज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स. Technological advancements resulted in fast, safe, and comparatively लेस कॉस्टली ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म्स जब डेवलप हुए तो उसने आसान कर दिया एक प्रोड्यूसर के लिए कि वो उसकी प्रोडक्शन जो है वो सिर्फ एक मुल्क या एक रीजन या एक शहर तक आइसोलेटेड ना रहे, बट वेयर एंड व्हेन दे सी फिट उन्होंने उसको जियोग्राफिकली डिस्पर्स करना शुरू कर दिया. तो दैट वाज द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज. Lower transportation costs make a geographically dispersed production system more economical and allow firms to better respond to international customer demands. मार्केट्स के लिए जैसे पिछले टॉपिक में पिछली स्लाइड में बात की तो वो तो प्रोड्यूसर्स के लिए हो गया. मार्केट्स में एज ए एवरेज यूज़र मुझे क्या सहूलत मिल गई कि पहले तो मैं बाउंड था कि 9 to 5 ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स को विजिट करके मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है या विंडो शॉपिंग करनी है या ऑर्डर प्लेसमेंट करनी है या कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स करनी है. तो वो जो है थैंक्स टू द बूम ऑफ स्पेशली इंटरनेट एंड डिजिटल मार्केटिंग जो टेक्नोलॉजीज़ आई या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ आई, उन्होंने मुझे टाइम फ्री कर दिया, बाउंड्री फ्री कर दिया, जियोग्राफी फ्री कर दिया. हाउ low cost communication networks have created electronic global marketplaces. ऑफ कोर्स जो फिर है उसके साथ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड कम्युनिकेशन कॉस्ट भी कम हुई कि उसको मेंटेन एंड वेयर एंड ट्रैक करना उन कंपनीज के लिए आसान था. तो विच रिजल्टेड इन कन्वर्जेंस ऑफ कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. लाइकवाइज आपका हो सकता है कोई आइडल म्यूजिशियन जो है ही और शी इज फ्रॉम अनदर कंट्री, बट आप अपने मुल्क में बैठे हुए थैंक्स टू पायरेसी उसके थ्रू आप इवन विदाउट पेइंग अ सिंगल पेनी ऑफ रॉयल्टी टू दैट आर्टिस्ट आप सिर्फ उसका ना सिर्फ क्रिएटिव वर्क इंजॉय कर रहे हो बट रादर उसको आगे फर्दर फ्लोट करते जा रहे हो. सो दीज आर द आउटकम्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल कम्युनिकेशन एडवांसमेंट्स जो उसके अंदर आए. फिर एक कुछ उसके अंदर लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट नंबर्स के मुख्तलिफ डेकेड्स में मुख्तलिफ इराज में ये ग्लोबल डोमेन में किस मुल्क की किस इकोनॉमी की क्या सिचुएशन थी एंड हाउ दे ट्राई टू मैनिपुलेट एंड चेंज इट फॉर देयर नेशनल इंटरेस्ट. राइटवाइज इन द 1960s यूएस dominated the world economy and world trade and FDI कोई भी आप aspect उठा कर तो उस वक्त US was the dominant one. US multinationals dominated the international business scenes. True that. About half the world, the centrally planned economies of communist world was off limit to Western international business. अब यहाँ पे इस चीज़ को ये समझिएगा कि एक तरफ आपका बेसिकली बाय पावर वर्ड्स थी, वर्ड पावर्स थी. एक तरफ आपका फॉरनर यूएसएसआर जिसको आप कहते हो प्रेजेंट रशिया, दैट वाज द सुपर पावर, एंड दूसरी तरफ यूएसए था. तो ऑफ कोर्स जहाँ पे यूएसएसआर के अंदर कम्युनिज्म बहुत ज़्यादा अहम था, फिर उसके अंदर जो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज थी वहाँ पे भी कम्युनिस्ट पार्टीज थी का होल्ड था. तो फिर ऑफ कोर्स वो वेस्टर्न वर्ल्ड या यूएस मार्केट के लिए वो एरियाज या वो ममालिक ऑफ लिमिट थे जहाँ पे रशिया या कम्युनिज्म का होल्ड था. But presently, after the fall of USSR, now single-handedly, कुछ अर्सा पहले तक USA was the only global power in the world. किसी भी aspect किसी भी domain में आप उठा कर देख लें. But in recent years, अब domain फिर split हो रहा bipolar की तरफ जा रहा है कि जो China is, they are the one who is leading the global economic activities in the world. सबसे बड़ा लेंडर जो है पैसे का वो चाइना है और सबसे बड़ा जो एब्जॉर्बर है कर्जे का वो थ्रू टी बिल्स अगेन दैट इज़ यूएसए. तो ये एक बड़ी थिक पिकल की सिचुएशन बन जाती है कि आर्च एनिमीज भी हैं लेकिन एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी हैं. See, in early 1960s, U.S. dominant industrial power
accounting for about 40.3% of world manufacturing output. But by 2008 यूएस अकाउंटेड फॉर ओनली 20%। तो बाकी जो 20% है वो कहाँ गया? वो ऑफ कोर्स दूसरी जो डेवलप्ड नेशंस थी या डेवलपिंग इकोनॉमीज थी उनके तरफ स्विच हो गया। तो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ नाउ इन कंट्रीज लाइक चाइना, इंडिया एंड ब्राज़ील, ब्रिक्स के नाम से ये कहलाता है, जिसके अंदर रशिया भी था इंक्लूडेड, फिर वो निकल गया। इस वक्त ये प्रोजेक्शन थी बेसिकली टिल 2010 I believe, if I'm correct about the year, you can please correct me। तो ये ब्रिक्स का है कॉन्सेप्ट, वहाँ पे उस वक्त इनको इमर्जिंग इकोनॉमीज डिक्लेयर किया गया। तो चाइना जो है वो उसको उस प्रेडिक्शन को पूरा कर गया, वेयरएज इंडिया एंड ब्राज़ील जो है वो टबैको की तरफ चले गए कि इस वक्त जो है राइट नाउ इंडियन इकोनॉमी जो है वो डेफिसिट में जा रही है, दैट इज अराउंड अबाउट -21 to 23% इफ आई एम करेक्ट अबाउट द परसेंटेज ऑफ जो रिपोर्ट की गई है। तो इस वक्त करंट सिचुएशन ऑफ इंडिया बहुत पोस्ट पैंडेमिक वर्स्ट आ रही है। Further relative decline by the US is likely, so companies may find both new markets and new competitors in the developing regions of the world. That's understood. अच्छा, अब आ जाइए उसी के आगे कंटिन्यूशन है कि शेयर ऑफ वर्ल्ड आउटपुट यूनाइटेड बाय डेवलपिंग कंट्रीज हैव बीन स्टेडली इंक्रीजिंग सिंस द 1960s। 100,000 खत्म हुई तो फिर दूसरे ममालिक की तरफ जाना शुरू हो गया। तो फिर वो जो स्टॉक ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो सारे का सारा शायद पहले यूएस में इन्वेस्ट हो रहा था, वो आहिस्ता आहिस्ता दूसरे ममालिक की तरफ भी डिस्पर्स होना शुरू हो गया, विच रिजल्टेड इन क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आर रेजिंग एंड लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ एफडीआई राइट नाउ इज चाइना। इट्स अंडरस्टूड। ओके जी। अब आ जाइए कि 60s में मल्टीनेशनल कंपनीज जो मेजॉरिटी के देवर इन यूएस, बट पोस्ट 1960s अब जो है मेजॉरिटी ज़्यादातर जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या एंटरप्राइजेज हैं दे डोंट बिलोंग टू यूएसए या उनका ओरिजिनल कंट्री जो है दैट इज नॉट यूएसए। लेट्स सी उसी के अंदर वो बात करें कि मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज एनी बिजनेस दैट हैज प्रोडक्टिव एक्टिविटीज इन 2 or more countries। And since 1960, there has been a rise in non-US multinationals, and there has been a rise in mini multinational organizations। इनको भी आगे जब हम structure of a business पे बात करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। Then globalization has resulted in a decline in domestic dominance of US firms in the global markets। ये different statistics हैं, आप अपने उनको भी देख लीजिएगा। I will not go through one by one। तो ओवरऑल एक जो आइडिया है कि 1960 तक yes टोटल होल्ड वाज ऑफ यूएस, बट पोस्ट 1960s फिर आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हो कि वो जो शिफ्ट है वो डिस्पर्स होना शुरू हो गया मुख्तलिफ ममालिक में। एक्सक्यूज मी। चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर वक्त के साथ साथ चेंज होता गया। मुख्तलिफ फैक्टर्स जैसे कम्युनिज्म जो है वो ईस्टर्न यूरोप में जब ख़त्म हुआ। अब ईस्टर्न यूरोप मैंने आपसे पहले कहा था कि यूरोप इज़ डिवाइडेड इन टू सेक्शंस, वन इज़ वेस्टर्न एंड वन इज़ ईस्टर्न यूरोप। तो बेलारूस हो गया, लिथुआनिया हो गया, ये वो ममालिक थे जो यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में थे, या यूक्रेन हो गया, ये ईस्टर्न यूरोप में आते हैं। अब वक्त के साथ साथ जब वो कम्युनिज्म ही कलेप्स कर गया, वो मुल्क ही कलेप्स हो गया, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हो कि जो यूरोप वेस्टर्न यूरोप है या ब्रिटेन या यूएसए उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होना शुरू हो गया। तो ये कैसे वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ जी? आपका कम्युनिज्म जो है वो कलेप्स हो गया, which resulted in export and इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वेस्टर्न वर्ल्ड वो ज़्यादा बढ़ गए। फिर चाइना में चाइना ने तो बॉर्डर ही आके मेरे ख्याल में अराउंड अबाउट 60s में 48 में वो इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करते हैं और 60s तक वो अपने बॉर्डर्स ही लॉक रखते हैं। 60s के बाद चाइना ने अपने बॉर्डर्स जो हैं वो ओपन किए फॉर वेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो फिर उसके अंदर आप देखते हो कि चाइना के अंदर एक इकोनॉमिक बूम आता है राइट नाउ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आई विल रिकमेंड और डॉक्यूमेंट्री जाके देखिएगा, आपको यूट्यूब पे बड़ी आसानी से मिल जाएगी, गोस्ट सिटीज़ ऑफ चाइना। गोस्ट सिटीज़ ऑफ चाइना देखिएगा, एक डॉक्यूमेंट्री है। यू विल गेट द फ्लो कि मैं क्या किस रेफरेंस के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ जब आप इसको देखोगे।
Then we have free market reforms and democracy in Latin America. Again, America is divided into three sections. One is NAFTA, CAFTA and SEFTA. उसके बाद हम देखेंगे कि आगे फर्दर जब ब्लॉक्स पे बात करेंगे वहाँ पे इसको जाके देख लेंगे. New markets and resources of materials and production. Now, let's talk about the global economic condition in 21st century. And right now, it is more integrated in terms of execution. और नई से नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है फर्म्स के लिए. पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन जो हैं ओवर द ग्लोब, कोई भी एरिया को ऐसा नहीं मिला होगा जहाँ पर प्रॉब्लम या वॉर टोन एरियाज ना हो, विच also results in disruption of normal economic activities for the firms. Now, ये डिबेट जहाँ पे भी आएगी यार, उसके लिए कुछ पार्टीज उसकी फेवर में बात करेंगे और कुछ क्रिटिक्स जो हैं उसके हमेशा अपोजिशन में बात करेंगी. Now here the question is a shift toward a more integrated and interdependent global economy is a good thing? कुछ लोग हैं जो इसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तौर पे देखते हैं कि सिंगल हैंडेडली पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए किसी एक मुल्क या किसी एक ब्लॉक की इजारादारी कायम हो जाए. जैसे G8 है, एक्सक्यूज मी, G8 है, तो ये जब भी बैठते हैं तो इसके अंदर ये पूरे मुल्क के, पूरी दुनिया की, नॉट मुल्क के, पूरी दुनिया के ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को न सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, बस उसके बारे में डिक्टेट करते हैं. तो कुछ हैं जो इसके अगेंस्ट है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिलेक्टिव ममालिक के पास ये पावर चली जाए कि वो पूरी दुनिया की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिक्टेट करना शुरू कर दें. Many experts believe that globalization is promoting greater prosperity in global economy, which results in a creation of more jobs and lower prices for consumers like me for goods and services. तो ये तो इसके एस्पेक्ट्स में है. एंड जो इसके क्रिटिक हैं उनका कहना ये है जी कि मिस यूज़ एंड मिस हैंडलिंग ऑफ लोकल रिसोर्सेज है, फिर मैल प्रैक्टिसेस है जिसको इंश्योर नहीं किया जाता. I will again recommend you upon another video that is from farm to fridge, उसको देख लीजिएगा. या अगर इंडिया के कोल माइंस को आपने स्टडी करना तो उसके लिए आप देख सकते हैं चिल्ड्रंस ऑफ इन्फर्नो. ये सारे का सारा यूट्यूब पे कंटेंट पड़ा हुआ है और ये डायरेक्टली इसके प्रोज एंड कॉन्स में ये रिलेट करता है जब आप इसको देखोगे. जो लोग ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि एंटी ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस नॉट टर्न्स अप ऑलमोस्ट एवरी मेजर मीटिंग ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशन. जो क्रिटिक्स हैं दे फियर दैट ग्लोबलाइजेशन इज फॉर एवर चेंजिंग द वर्ल्ड इन अ नेगेटिव वे. अब अगेन इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आई कैन रिकमेंड यू अ वीडियो यूट्यूब पे अगेन अवेलेबल है, होम के नाम से है. एंड फनी थिंग इज कि इस वीडियो को बनाने के लिए जो फाइनेंसियर्स हैं वो एग्जैक्टली वही ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके नेगेटिव फुटप्रिंट के बारे में क्रिटिक किया जा रहा है. तो एक डिलेमा है कि फाइनेंस भी वही कर रहा है जिसके अगेंस्ट बात की जा रही है. हाईली रिकमेंडेड, होम के नाम से ये वीडियो पड़ी हुई, आप ज़रूर देखिएगा. सिंस कुछ लोग इसके फेवर में बात करते थे जी कि ग्लोबलाइजेशन जो है इट रिजल्ट्स इन क्रिएशन ऑफ जॉब्स और इनकम आती है और इकोनॉमिक्स स्टेबिलिटी आती है, तो जो क्रिटिक्स हैं उनका कहना ये है कि ठीक है कुछ जॉब्स क्रिएट ज़रूर हो जाएंगी लेकिन नेशनल सॉवरेनिटी एट स्टेक आ जाती है. क्रिटिक क्लेम्स जॉब्स इन एडवांस इकोनॉमीज आर बीइंग लॉस्ट टू लो वेज नेशंस. तो एक जो उनका ये है कि पाकिस्तान में अगर स्किल्ड लेबर है और एक यूरोपियन फर्म पाकिस्तान में आके अपना ऑपरेशन सेट करती है तो यूरोप में बैठा हुआ जो बंदा है वो अपनी जॉब लूज़ कर देगा. इसलिए कि प्राइस बेस जब आप कंपेयर करेंगे तो एक पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर डेवलपर कम कीमत में उस फर्म को काम करके देने को तैयार है एज़ कम्पेयर टू द वन जो यूरोप में बैठा हुआ है. जो सपोर्टर्स हैं उनका कहना यह है कि वाइल सम जॉब्स में बी लॉस्ट द इकोनॉमी एज अ होल इज़ बेटर ऑफ. That is, free trade will result in countries specializing in the production of those products and services that they can produce most efficiently. अब यहाँ पे आपने मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो वहाँ पे कहीं पे बात हुई थी कि एक तरफ इफेक्टिवनेस है और एक तरफ एफिशिएंसी है.
तो इन दो टर्म्स को ज़रा रिकॉल कर लीजिएगा जब आप इसको देखेंगे कि प्रोडक्ट्स मोस्ट एफिशिएंटली while importing goods and services that they cannot produce as efficiently, and that in doing so all countries will gain. अब लेबर पॉलिसीज और इन्वायरमेंट के हवाले से ग्लोबल वार्मिंग का भी जो एक इशू है, क्रिटिक्स का कहना यह है कि फ्री ट्रेड encourages firms from advanced nations to move manufacturing facilities offshore to less developed countries where they lax environmental and labor regulations. इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है ये जो ई वेस्ट आता है या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आता है हमारे पाकिस्तान में। आपने देखा होगा मुख्तलिफ शहरों में ये जो पीसीज हैं ये केजीज के हिसाब से वेट करके दिए जाते हैं। ये पेंटियम 5 पेंटियम 6 प्रोसेसर ये सारे का सारा बाकायदा तोल के आपको ये सिस्टम दिए जाता है। तो ये ई वेस्ट आता है कहाँ से? यूरोप से, अमेरिका से, ब्रिटेन से। तो ये एंड अप कैसे होता है? ई वेस्ट को वो फर्दर क्लासीफाई करते हैं किस रीजन के लिए कौन सी चीज़ चाहिए। हमारे यहाँ तो मोस्टली गैजेट्स एंड पीसीस का जोर है, लेकिन अफ्रीका वाली साइड पे ज़्यादातर रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट्स का जोर है। या इस वक्त बड़ी अच्छी एग्जांपल है हमारे यहाँ पे एक जापानीज ब्रांड अर्थवेक कर गया हुआ रेनी के नाम से फ्लोर हीटर्स का। वो बेसिकली उनका वेस्ट है जो हमारे यहाँ पे आगे प्रोसेस होकर दोबारा उसकी लाइफ एक्सटेंड की जाती है। इसको आप फर्दर आगे देख सकते हो। क्रिटिक से कहना यह है कि नेशनल सॉवरेनिटी जो है, अब अगेन मैं आपको एक वेबसाइट रेफर कर रहा हूँ, इसके बारे में वीडियोस आप मिल जाएंगी। स्टोरी ऑफ स्टफ पे आप जाके देखिएगा, एक वीडियो है जिसके अंदर वो बताता है कि अगर आप दुनिया के ममालिक और जो इस वक्त लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको आप सेपरेट इकोनॉमीज कंसिडर कर लें और उनकी एक 100 टॉप इकोनॉमीज की लिस्ट बनाएं, तो जो टॉप इकोनॉमीज होंगी वो ममालिक नहीं होंगे, वो ये ऑर्गेनाइजेशंस होंगी। उसके अंदर टेक जॉइंट्स जो हैं, ब्लू चिप जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ज़्यादा इंक्लूडेड। लाइकवाइज उसके अंदर गूगल का फुटप्रिंट इट स्टार्टेड फ्रॉम अ सिंपल सर्च इंजन, आज आपका ये मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा है। फेसबुक है या आपका टेस्ला मोटर्स इंडस्ट्रीज़ है या फाल्कन इंडस्ट्रीज़ है, तो ये सारे के सारे उसकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब ये इतनी तगड़ी ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ममालिक में जाती हैं तो वहाँ पे जाके उन ममालिक के सवरेनिटी को क्वेश्चन करना शुरू कर देती हैं। अगेन आई विल रिकमेंड अ बुक दैट इज कन्फेशंस ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन। तो इसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो किन चीज़ों पर बात कर रहा है। Whereas जो सपोर्टर्स हैं वो कह रहे हैं जी कि पावर ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन इज लिमिटेड टू व्हाट नेशन स्टेट्स collectively agree to grant. Excuse me. The organizations must be able to pursue member states to follow certain actions, and without the support of members, the organizations have no power. फिर ये ग्लोबलाइजेशन है जी कि ये वॉर बिटवीन टू, एक जो है कि अमीर अमीर से अमीर तरीन होता जा रहा है और जो गरीब है वो और गरबे में पिसता जा रहा है। तो बेसिकली दिस इज डिवाइड बिटवीन द टू। एंड जो क्रिटिक्स है उनका कहना यह है कि इसके अंदर ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है ग्लोबलाइजेशन की तरफ से, और जो लोग इसके सपोर्ट है वो कहते हैं कि गवर्नमेंट अचीव करती है अपने लोगों को लाइफस्टाइल इंडेक्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करती है। Many of the world poor nations are under totalitarian regimes and suffer from endemic corruption. Excuse me. Have few property rights, are involved in war, and are burdened by high debt. दिस कंक्लूड्स जी हमारा आज का टॉपिक, यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। माय अंडरस्टैंडिंग है कि आप इंटरेक्टिव सेशन में आने से पहले इस लेक्चर को गो थ्रू जरूर करके आएंगे ताकि हमारा एक हेल्दी इंटरेक्टिव सेशन कंडक्ट किया जा सके। टिल देन अल्लाह हाफिज़।